सनी पलकें झपकाकर रह गया। यू हैव रिसीव्ड अ मेमोरी ड्रॉप ऑफ इकर। रुको रुको रुको, एक ग्रेट डेविल? उसने थूक निगली। 4 सोल कोर्स वाला नाइटमेयर क्रीचर एक डेविल कहलाता था, जो टायरेंट से बस एक क्लास नीचे होता था। सिर्फ इस एक बात से ही ये साफ हो जाता था कि वो पुराना बुरा अंडा जो सनी ने मारा था, कैरापिस डीमन से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता था। लेकिन जो बात सनी को सबसे ज्यादा हिला गई, वो उसकी क्लास नहीं, बल्कि उसका रैंक था। नाइटमेयर स्पेल से जुड़ी हर चीज एक ही हायरार्की फॉलो करती थी। डोमेंट से लेकर अवेकेंड, असेंडेड, ट्रांसेंडेंट, सुप्रीम, सेक्रेड और डिवाइन तक। इंसान सिर्फ ट्रांसेंडेंट तक ही पहुंच पाए थे। ऐसे लोग सेंट्स कहलाते थे, जिनके पास कल्पना से परे ताकत होती थी और जो नाइटमेयर क्रीचर्स के खिलाफ इंसानियत की अगुवाई करते थे। नाइटमेयर क्रीचर्स के भी अपने रैंक्स होते थे: डोमेंट, अवेकेंड, फॉलन, करप्टेड, ग्रेट, कर्स्ड और अनहोली। इसका मतलब यह था कि एक ग्रेट डेविल 4 ग्रेट रैंक सोल कोर्स वाला क्रीचर होता है, और एक ग्रेट सोल कोर की ताकत एक सुप्रीम ह्यूमन सोल कोर के बराबर होती, अगर कोई इंसान कभी सेंट्स से ऊपर उठ पाता। सनी ने अभी अभी एक ऐसा नाइटमेयर क्रीचर मार दिया था जो शायद इंसानी हाथों से गिराया गया सबसे शक्तिशाली मॉन्स्टर था, कम से कम जितना सनी जानता था। क्या जबरदस्त किस्मत थी, एक ऐसा क्रीचर मिलना जो बिल्कुल डिफेंसलेस हो, अभी पैदा भी न हुआ हो और हजारों सालों की निग्लेक्ट की वजह से कमजोर हो चुका हो। और ऊपर से सनी शायद दुनिया का इकलौता इंसान था जो उस अंडे की जान चूस लेने वाली ताकत से पार्शियली इम्यून था। रुको रुको, मुझे कितने शैडो फ्रैगमेंट्स मिले? सनी को महसूस हुआ कि वो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया था, बहुत ज्यादा। आमतौर पर एक अवेकन बीस्ट से उसे 2 फ्रैगमेंट्स मिलते थे। इस लॉजिक से फॉलन बीस्ट से 4, करप्टेड से 8 और ग्रेट बीस्ट से 16 मिलने चाहिए थे, अगर ये मान लिया जाए कि कोई स्लीपर कभी ग्रेट बीस्ट को मार भी सकता है। लेकिन वाइल्ड थीविंग बर्ड का स्पॉन बीस्ट नहीं था, वो डेविल था। 4 सोल कोर्स के साथ, तो 4 गुना 16, 64। हैरान रहकर सनी ने रून समन किए। शैडो फ्रैगमेंट्स 196 बाय 1000। पहले तो उसे खुशी से चक्कर आने लगे, लेकिन फिर उसकी भौहें सिकुड़ गईं। रुको, ये नंबर गलत है। एशन बैरो आने से पहले उसके पास 96 फ्रैगमेंट्स थे, अब 64 मिले तो टोटल 107 होने चाहिए थे। ये एक्स्ट्रा 36 कहां से आए? फ्रूट से? नहीं, वो लोग एक हफ्ते से कम समय से ही फ्रूट्स खा रहे थे। रोज एक फ्रूट? इतना हो ही नहीं सकता। तो फिर? सनी ने सोचने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे वो इस बात पर ध्यान देता गया, उसका दिमाग और धुंधला होता गया। मैं क्या याद करने की कोशिश कर रहा था? कुछ मिनट बाद उसने अपनी कनपटियों को मसला और थकी हुई सांस ली। छोड़ो, 64 फ्रैगमेंट्स मिले, ये काफी है, बहुत ज्यादा है। और फिर उसका ध्यान दूसरी चीज पर गया। एक मेमोरी। उसे एक ग्रेट डेविल से मेमोरी मिली थी, एक असली 4th टियर सुप्रीम मेमोरी। फैंटास्टिक। सनी ने फिर से रून समन किए। मेमोरीज: सिल्वर बेल, पपिटियर्स श्राउड, मिडनाइट शार्ड, ड्रॉप ऑफ इकर। उसने नई मेमोरी पर फोकस किया। मेमोरी, ड्रॉप ऑफ इकर। मेमोरी रैंक, अननोन। मेमोरी टाइप, अननोन। डिस्क्रिप्शन पढ़कर सनी का चेहरा बिगड़ गया। वीवर, थीविंग बर्ड, एक आंख, एक बूंद, सुनहरा इकर। ये सब क्या बकवास है? उसने पहली बार किसी ऐसी मेमोरी को देखा जिसका रैंक और टाइप अननोन हो। स्पेल को कैसे नहीं पता? और जो कुछ रून्स ट्रांसलेट ही नहीं हुए, उन्हें देखकर सनी को चक्कर आने लगे। और ऊपर से उसे इकर का मतलब भी नहीं पता था। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद सनी ने मेमोरी समन की। सुनहरी रोशनी हवा में जमा हुई और एक चमकती हुई बूंद बन गई। इसका मैं क्या करूंगा? डू यू विश टू कंज्यूम इट? सनी पल के झपकाकर रह गया। कंज्यूम एक मेमोरी? उसने गहरी सांस ली। सेफ ऑप्शन यह होता कि उसे वापस सोल सी में बंद कर देता, लेकिन यह ग्रेट डेविल की मेमोरी थी। ऐसी चीज दोबारा जिंदगी में मिलने वाली नहीं थी। सनी ने होंठ भिगोकर कहा, हां, मैं कंज्यूम करना चाहता हूं। एज यू विश। सुनहरी बूंद 2 धाराओं में बटती हुई सनी के चेहरे की तरफ बढ़ी और उसकी आंखों के थ्रू उसकी सोल में घुस गई। फिर सब खत्म हो गया। 1 पल, 2 पल, फिर सनी ने एक ऐसी चीख मारी जैसे उसकी पूरी रूह जल रही हो। ऐसा लगा जैसे उसकी हर एक नस, हर एक रेशा, हर एक मॉलिक्यूल फटकर फिर से जोड़ा जा रहा हो, बार बार।
उसकी आंखें जैसे उनमें पिघला हुआ लोहा डाल दिया गया हो। वो अपने चेहरे को नोचने लगा, खून बहने लगा और फिर तुरंत गायब हो गया। उसकी आवाज भी चली गई, सिर्फ दर्द बचा, अंतहीन, निर्दयी, असहनीय। फिर जैसे हजारों सालों बाद दर्द खत्म हो गया। सनी स्पाइडर वेब्स पर पड़ा था, बिल्कुल खाली। यू हैव acquired a new attribute. One of your attributes is ready to evolve. सनी हिल भी नहीं पाया। क्या मैं मॉन्स्टर बन गया हूं? धीरे से उसने अपनी आंखें खोली। वो अभी भी इंसान था, लेकिन दुनिया गहरी लग रही थी, ज्यादा गहरी। उसकी आंखें बदल चुकी थीं और कहीं गहराई में कुछ और भी बदल चुका था। चैप्टर 82। सनी स्पाइडर वेब्स पर काफी देर तक बिल्कुल हिलता डुलता नहीं पड़ा रहा। धीरे धीरे उसके सेंसेस वापस आने लगे। उस भयानक दर्द की याद अभी भी उसके दिमाग में गूंज रही थी, जिससे उसका शरीर कभी कभी खुद ब खुद कांप जाता था। वो आंखें खोलने से डर रहा था, अपना शरीर देखने से डर रहा था, कहीं वो किसी भयानक घिनौने रूप में न बदल गया हो। क्या मैं मॉन्स्टर बन गया हूं? डर के साथ उसने आंखें और जोर से बंद कर लीं, लेकिन उसे मॉन्स्टर जैसा महसूस नहीं हो रहा था। असल में उसे लग रहा था कि कुछ भी बदला नहीं है। उसके पास अभी भी 2 हाथ थे, 2 पैर थे और नरम इंसानी चमड़ी थी। उसकी ताकत और रेजिलियंस भी पहले जैसी ही लग रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। चल कर ले, सनी ने खुद से कहा। एक गहरी सांस के साथ उसने आंखें खोली और अपने शरीर को ध्यान से देखा। सब कुछ नॉर्मल था। फिर उसने अपनी परसेप्शन को शैडो के जरिए शिफ्ट किया और दोबारा खुद को देखा। वो अभी भी इंसान ही था, फिर भी कुछ तो बदला था, बस वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या। उसकी नज़र थोड़ी अलग थी। दुनिया उसे पहले से ज़्यादा गहरी लग रही थी। ये फ़र्क उसे सिर्फ इसलिए महसूस हुआ क्योंकि वो अपनी और अपनी शैडो की परसेप्शन का कंपैरिजन कर रहा था। पहले दोनों लगभग एक जैसे ही थे। एक बूंद इकर वीवर की आंख से। सनी ने सावधानी से हाथ उठाया और अपनी आंखों को छू कर देखा। वो पहले जैसी ही महसूस हो रही थी और फिर भी अलग। हाथ नीचे करते ही उसने अपनी उंगली पर खून की एक बूंद देखी। उसके गाल पर एक छोटा सा स्क्रैच था जो बाकी जख्मों की तरह ठीक नहीं हुआ था। उस खून के अंदर सनी ने एक हल्की सी सुनहरी चमक महसूस की, जैसे वो रेडिएंट इकर अभी भी उसके अंदर मौजूद हो, बहुत डाइल्यूट हो चुका, उसके अपने खून के साथ मिल चुका। चमकाव इतना हल्का था कि मुश्किल से दिखता, रोशनी में शायद दिखे भी नहीं। मैंने अपने साथ क्या कर लिया? उसी पल उसकी नज़र गलती से पपिटियस श्राउट पर पड़ गई और साथ ही साथ उसके दिमाग में वो सुनहरी चमक का ख्याल आया। कुछ क्लिक हुआ और अचानक सनी ने आर्मर को बिल्कुल अलग तरह से देखा। उसकी आंखें फैल गईं। ग्रे फैब्रिक के नीचे 5 चमकते हुए एम्बर्स दिख रहे थे। हर एक एक नेक्सस था, जहां से अनगिनत डायमंड जैसी स्ट्रिंग्स निकलकर पूरे आर्मर में फैल रही थीं। एक कॉम्प्लेक्स, इंट्रिकेट और एक और ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोटेक्शन बुन रही थी। ये स्पेल के इनर वॉइड जैसा लग रहा था, बस बहुत ही छोटे स्केल पर। और सबसे अजीब बात, सनी को वो पैटर्न समझ आ रहा था, जैसे कोई नया जन्मजात ज्ञान उसके दिमाग में आ गया हो। उसके ऑस का लॉजिक, हर मोड़ और हर ट्विस्ट का एक पर्पस, ड्यूरेबिलिटी, रेजिलियंस और एक और ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोटेक्शन। ये समझ उसे नेचुरली आ रही थी, जैसे ये उसकी ही एबिलिटी हो। मुझे इससे और स्टडी करना होगा। हैरानी और बेचैनी के साथ सनी सोल सी में गया। उसके सामने वही अंधेरा शांत पानी फैल गया। बीच में लूमिंग सोल कोर था, उसके मेमोरीज के चमकते हुए सैटेलाइट्स थे और वो अजीब सी फीलिंग कि कुछ उसकी नज़र के किनारे हिल रहा है। आदत के मुताबिक सनी ने उस चीज को देखने के लिए सिर घुमाया, ये जानते हुए कि उसे कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन इस बार दिख गया। व्हाट द हेल! सनी हिचकिचाता हुआ पीछे हट गया और अपना बैलेंस खो बैठा। उस अंधेरे में चमकती हुई मेमोरीज की रोशनी के किनारे पर काले फिगर्स खड़े थे, शैडोज। वो सब चीजों की शैडो थीं जिन्हें सनी ने मारा था। वहां वो गुलाम था, खूनी पीठ के साथ, जिसका नाम सनी ने कभी नहीं जाना। वही वो माउंटेन किंग का शैडो था, टावरिंग और भयानक। वही वो जालिम स्लेवर था जिसे सनी ने खुद अपने हाथों से मारा था। और उनके आसपास कैरेपेस स्कैवेंजर्स, सेंचुरियन, जायंट सेंटिपीड्स, कार्निवोरस वर्म्स और अजीब मैन ईटिंग फ्लावर्स। हर एक क्रीचर जिसका शैडो फ्रैगमेंट सनी ने अब्जॉर्ब किया था, यहां मौजूद था। बेआंखें होने के बावजूद सनी को महसूस हो रहा था कि वो सब उसे ही देख रहे हैं, चुपचाप, हिले बिना, देखते हुए।
सनी की स्पाइन में ठंड सी दौड़ गई। वो धीरे से खड़ा हुआ, पैर हल्का सा कांप रहे थे। उसकी सोल सी में एक छोटी सी फौज खड़ी थी। मैं फिर पूछता हूं, ये सब क्या बकवास है? शैडोज सनी को घूर रही थी और सनी शैडोज को। कुछ देर बाद सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड हो गई। सनी थोड़ा सा हिला, फिर हिचकिचाते हुए बोला, तुम लोग कुछ करोगी नहीं क्या? शैडोज बिल्कुल रिएक्ट नहीं हुई। जैसे शुरू से खड़ी थीं वैसे ही बिल्कुल स्थिर और चुपचाप रहीं। असल में वो तो एको से भी ज्यादा लाइफलेस लग रही थी, जो पहले सनी के सोल सी में हुआ करती थी। सनी ने गर्दन खुजाई। उसका पहला डर धीरे धीरे कम होने लगा। शुरू में वो पूरी तरह से घबरा गया था, लेकिन ज्यादा इसलिए क्योंकि वो अचानक चौंक गया था, ना कि इसलिए क्योंकि उसे कोई रियल थ्रेट महसूस हो रहा था। आखिर ये उसका सोल सी था। यहां बहुत कम चीजें उसे नुकसान पहुंचा सकती थीं। सनी काफी श्योर था कि ये शैडोज कुछ भी करने के काबिल नहीं थीं। अटैक करना तो दूर की बात, ये ज्यादातर उसके एस्पेक्ट का कोई अजीब सा मैनिफेस्टेशन लग रहा था, ना कि असल बीइंग्स। इसलिए ये डेंजरस नहीं थी। असली सवाल ये था कि ये शैडोज अचानक से दिखी क्यों? थोड़ा सोचने के बाद सनी इस नतीजे पर पहुंचा कि शायद ये अचानक से आई ही नहीं थी, बल्कि ये पहले से ही यहीं थीं। बस वो पहले उन्हें देख नहीं पाता था। अब उसकी आंखों में आए बदलाव की वजह से, जैसे वो पपिटियस श्राउड के अंदर डायमंड स्ट्रिंग्स देख पा रहा था, वैसे ही वो इन शैडोज को भी देख पा रहा था। कुछ देर बाद पपिटियस श्राउड। एक बार फिर से शैडोज की तरफ देखा, ये कंफर्म करने के लिए कि वो उसे लपक कर नहीं आएंगी। सनी ने शक भरी नजर से भौएं सिकोड़ी और उनसे पीठ फेर ली। तुरंत ही उसकी पीठ में झंझनाहट सी महसूस हुई। बस इन्हें फैशनेबल फर्नीचर समझ लो। कौन कहता है कि सोल सी को इंटीरियर डिजाइन की जरूरत नहीं होती? खुद को थोड़ा सा तसल्ली देते हुए सनी चमकती हुई मेमोरीज के पास चला गया और पपिटियस श्राउड समन की। ग्रे आर्मर हवा में प्रकट हुआ। जैसे पहले सनी 5 चमकते हुए नेक्सेस और अनगिनत स्ट्रिंग्स देख पा रहा था, जो फैब्रिक के अंदर एक कॉन्स्टेलेशन जैसे लग रहे थे। श्राउड एक टायरेंट से आया था, और टायरेंट के 5 सोल कोर्स होते हैं। 5 कोर्स, 5 नेक्सेसेस। बात समझ आती है। पता नहीं क्यों, लेकिन 5 का नंबर उसके दिमाग में कुछ छेड़ गया। सनी ने भौएं सिकोड़ी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह बेचैनी अचानक कहां से आ रही है। उस बेचैनी को दबाकर उसने पपिटियस श्राउड के रून्स समन किए। मेमोरी पपिटियस श्राउड, मेमोरी रैंक अवेकेंड, मेमोरी टियर 5, मेमोरी टाइप आर्मर। टियर की जानकारी नई थी। शायद स्पेल ने सनी की नई समझ को देखकर अपना इंटरफेस थोड़ा अपडेट कर लिया था। टियर कोई ऑफिशियल स्पेल कॉन्सेप्ट नहीं था। इंसानों ने ही मेमोरीज को कंपेयर करने के लिए यह तरीका निकाला था। इम्परफेक्ट, कभी कभी गलत, लेकिन फिर भी यूजफुल। लेकिन सनी के केस में यह बिल्कुल एक्यूरेट था। वो अपनी आंखों से ही कोर्स गिन सकता था। और फिर डिस्क्रिप्शन के बिल्कुल नीचे एक नया सेक्शन दिखा, मेमोरी एन्चांटमेंट्स, एनहांस्ड ड्यूरेबिलिटी, डाउटलेस। सनी के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। यही वो चाहता था। पहले वो सिर्फ अंदाजा लगा सकता था कि उसकी मेमोरीज क्या करती हैं। अब उसे एग्जैक्ट पता चल रहा था। उसने डाउटलेस पर ध्यान दिया। एन्चांटमेंट, डाउटलेस, डिस्क्रिप्शन, वेयरर को माइंड अटैक्स के खिलाफ थोड़ी सी प्रोटेक्शन देता है। गुड। अवेकेंड मेमोरी होने की वजह से प्रोटेक्शन कम थी, लेकिन फिर भी काफी यूजफुल। पपिटियस श्राउड डिसमिस करके सनी ने सिल्वर बेल समन की। उसमें सिर्फ एक ही स्पार्क था, एक टियर 1 डोमेंट मेमोरी, जिसका काम सिर्फ आवाज को कई किलोमीटर तक ले जाना था। आखिर में उसने मिडनाइट शार्ड को देखा। मेमोरी मिडनाइट शार्ड, मेमोरी रैंक अवेकेंड, मेमोरी टियर 3। डिस्क्रिप्शन और एन्चांटमेंट पढ़कर सनी ने सांस भरी। ये ब्लेड तब ज्यादा पावरफुल होती थी जब वो मौत के बिल्कुल करीब होता, जब वो सरेंडर करने से इनकार करता। मतलब तब काम आएगी जब मैं बुरी तरह फंस जाऊं। हीरोइक लास्ट स्टैंड का आइडिया उसे बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन अगर ये ब्लेड कभी उसकी जान बचा सकती थी तो ठीक है। एक लास्ट रिजॉर्ट एस होना भी बुरा नहीं। मेमोरीज खत्म करने के बाद सनी ने अपने एट्रीब्यूट्स की तरफ ध्यान दिया। वहां 5 एट्रीब्यूट्स थे, फेटेड, मार्क ऑफ डिविनिटी, चाइल्ड ऑफ शैडोज और नया ब्लड वीव। सनी रुक गया। कुछ गलत था। उस बेचैनी ने फिर से सर उठाया। रुको। कुछ देर बाद उसने गिनना शुरू किया। 1, 2, 3, 4, 5। 5 एट्रीब्यूट्स थे।
लेकिन उसे सिर्फ 4 दिख रहे थे। सनी ने रून्स को घूर कर देखा। उसे पता था कि एक 5वां एट्रीब्यूट भी था, लेकिन जब भी वो उस पर ध्यान देता उसका दिमाग भटक जाता और वो सब भूल जाता। सिर्फ ये याद रखना कि 5 हैं, ये भी मुश्किल हो रहा था। दांत भींचकर उसने खुद को फोकस करने पर मजबूर किया। 5 5 हैं, 5। जैसे ही उसने ये शब्द जोर से कहे, कुछ टूट गया, या जैसे कोई पर्दा हट गया। सनी जम गया। उसे याद आने लगा, कैसी। उसने उसे देखा था। कैसी, जो घबराहट में उसके ऊपर झुकी हुई थी, उसे याद रखने की भीख मांग रही थी। नंबर 5। वो सपना नहीं था, वो याद थी। उस दिन की याद जब कैरेपेस डीमन मरा था और जब सब कुछ पहली बार भूलना शुरू हुआ था। यादें बिजली की तरह सनी के दिमाग में दौड़ गईं। कैरापेस डीमन की लाश, सोल ट्री, लाल रंग के लाजवाब फ्रूट्स, शांत दिन और उसके बाद आने वाली अजीब सी धुंध। हम भूल रहे थे। वो एक आइलैंड, एक ट्रैप था। सोल ट्री एक पैरासाइट। सनी के होंठ कांप गए। उसका गला सूख गया, जैसे उसने कोई जबरदस्त सच बोल दिया हो जो बोलना ही नहीं चाहिए था। इसलिए नेफ बेचैन थी। उसका दिमाग अब पूरी रफ्तार से चल रहा था, जैसे कोई बंद टूटी हो। हर चीज अपनी जगह पर फिट होती जा रही थी। भूली हुई बातें, अजीब शांति, फेक हैप्पीनेस और वो हैवी लेथार्जी जो उन पर छा गई थी। वो यादें जो फिसलते हुए रेत की तरह हाथ से निकल जाती थीं, उन सब के पीछे एक ही वजह थी, सोल डिवाउरर। सनी ने गहरी सांस ली और अपनी मुट्ठी भींच ली। हम जा नहीं रहे थे, क्योंकि हम जा ही नहीं पा रहे थे। सोल ट्री उनके दिमाग को धीरे धीरे खा रही थी। उनकी इच्छा, उनकी यादें, उनकी पहचान, सब कुछ। और सबसे पहले जिस चीज पर असर पड़ा वो थी यादें। सनी ने रून्स को दोबारा घुरा। वो 5वां एट्रीब्यूट, वही वजह थी जिससे वो अभी भी कुछ यादें संभाल पा रहा था, जैसे कोई पतला सा एंगर जो उसे पूरी तरह डूबने से रोक रहा था। 5, नंबर 5। उसका सर घूम गया। वो तुरंत खड़ा हुआ। उसका शरीर एड्रेनलिन से भर गया। नेफ को बताना होगा, अभी। उसने सोल सी से खुद को खींचकर बाहर निकाला। रात का अंधेरा घना हो चुका था। सोल ट्री की शाखों के बीच हवा चल रही थी और स्कारलेट पत्ते धीरे धीरे सरसरा रहे थे। पहली बार वो आवाज शांत नहीं लग रही थी, वो भूखी लग रही थी। सनी ने ऊपर देखा। शाखों के बीच अंधेरे में कुछ हिला, या शायद उसका दिमाग ही उसके साथ खेल रहा था। कैसी, उसका सीना भारी हो गया। कैसी सबसे ज्यादा अफेक्टेड थी, सबसे पहले, सबसे गहरा। इसलिए क्योंकि उसके पास कोई ट्रू नेम नहीं था। टाइम नहीं है। सनी ने दौड़ लगाई आइलैंड के वेस्टर्न एज की तरफ, जहां नेफिस हर शाम को बैठकर अंधेरे को घूरती रहती थी। उसके पैर एशन रेत पर फिसलते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उसका दिमाग बिल्कुल क्लियर था। हर कदम के साथ जैसे कोई इनविजिबल हाथ उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो। उसकी सोच फिर से धुंधली होने लगी। उसका पर्पस बार बार फिसल रहा था। नेफ को बताना है, नेफ को बताना है, नेफ को बताना है। वो रिज पर पहुंचा और उसे देखा। नेफिस अंधेरे के किनारे खड़ी थी। हवा में उसके बाल हिल रहे थे। आंखें ब्लैक सी पर टिकी हुई थीं। उसका पोस्चर सख्त था, जैसे वो किसी डिसीजन के बोझ को संभाल रही हो। नेफ, उसने मुड़कर सनी को देखा। उसकी आंखों में वही ठंडी शांति थी, लेकिन उसके पीछे कुछ और भी था, जैसे वो भी कुछ समझ चुकी हो। क्या हुआ? सनी ने मुंह खोला और एक पल के लिए सब कुछ गायब हो गया। उसके दिमाग में खालीपन छा गया, जैसे किसी ने स्विच बंद कर दिया हो। मैं यहां क्यों आया था? नेफिस ने उसे गौर से देखा। उसकी आंखें थोड़ी सी सिकुड़ गईं। सनी ने दांत भींच लिए। 5, वो शब्द बोलते ही जैसे किसी ने जंजीर तोड़ दी हो। 5 नेफ, नंबर 5। कैसी, सोल ट्री। नेफिस का चेहरा बदल गया। उसकी आंखें फैल गईं और उसी पल उन दोनों ने समझ लिया, आइलैंड उन्हें छोड़ने नहीं वाला था। चैप्टर 85। नेफिस ने कुछ पल के लिए कुछ नहीं कहा। वो बस सनी को देखती रही। उसकी आंखों में वही ठंडी शांति थी, लेकिन अब उस शांति के नीचे टेंशन साफ महसूस हो रही थी। तुम भी याद भूल रहे हो, उसने आखिरकार कहा। उसकी आवाज बिल्कुल सीधी थी, बिना किसी इमोशन के। मुझे कल से ही महसूस हो रहा था, जैसे कोई चीज मेरे दिमाग के किनारों को चबा रही हो। सनी ने गहरी सांस ली। सोल ट्री, उसने धीरे से कहा, वो हमें खिला रही है और साथ ही खा भी रही है। नेफिस ने अंधेरे समुद्र की तरफ देखा। यहां चीजें क्लियर रहती हैं, पेड़ से दूर।
सनी ने अपनी मुट्ठी भींच ली। कैसी का क्या? कैसी का चेहरा जरा सा सख्त हो गया। वो हम दोनों से ज्यादा वल्नरेबल है। उसके पास ट्रू नेम नहीं है। अगर हम ज्यादा देर रुके तो शायद वो कभी याद ही ना कर पाए कि उसे यहां से जाना चाहिए। हवा तेज हो गई। सोल ट्री के पत्ते ज्यादा जोर से सरसराने लगे, जैसे उनकी बात सुन ली हो। सनी ने दांत भींच लिए। हमें आज ही निकलना होगा। नेफिस ने तुरंत सिर हिला दिया। हाँ, लेकिन सीधा नहीं। अगर हमने कैसी को सच बता दिया तो पेड़ उसकी यादें और जोर से दबा देगा। वो रेजिस्ट नहीं कर पाएगी। सनी का सीना भारी हो गया। तो फिर क्या? नेफिस ने कुछ देर सोचा, फिर सनी की तरफ देखा। तुम उसे लेकर चलो, जबरदस्ती अगर जरूरत पड़े। मैं बाद में समझाऊंगी। सनी का गला सूख गया। वो मुझ पर भरोसा करती है। इसी वजह से सिर्फ तुम ही ये कर सकते हो। कुछ पल के लिए दोनों चुप रहे। दूर काले पानी से गरजती हुई आवाज आ रही थी। रात और भी गहरी होती जा रही थी। बोट रेडी है, सनी ने आखिरकार कहा। डीमन की बोन से बनाई है। गोल्डन रोब, सेल के लिए कैसी की क्लोक। नेफिस ने उसे देखा। तुम ये सब? सनी ने होठों पर कड़वी मुस्कान लाई। जब तुम और कैसी वेकेशन एंजॉय कर रहे थे। नेफिस ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से सिर हिला दिया। ठीक है, तुम कैसी को लाओ, मैं बोट को वाटर के पास ले जाती हूं। सनी ने एक पल के लिए सोल ट्री की तरफ देखा। अंधेरे में उसकी ट्रंक और भी विशाल लग रही थी, जैसे कोई जीता जागता शिकार जो हिलने को तैयार हो। जल्दी करना, नेफिस ने कहा। सूरज डूब चुका है। सनी ने पीठ घुमाई और कैंप की तरफ दौड़ पड़ा। हर कदम के साथ उसके दिमाग में एक ही बात गूंज रही थी। देर हो गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। चैप्टर 86। सनी का थॉट प्रोसेस इस वक्त बहुत सिंपल था। ईमानदारी से कहें तो इस हालत में उसके लिए किसी भी चीज के बारे में ज्यादा गहरा सोचना मुश्किल था। वो बस इतना कर पा रहा था कि जो जायंट नेस्ट में हुआ था उसे याद रखने की कोशिश करता रहे। नीचे उतरते वक्त सनी को कई बार खुद को काटना पड़ा ताकि वो उस लगातार खींच से कुछ पलों की राहत पा सके जो उसकी यादों को फिसलना चाहती थी। इत्तेफाक से उसने पहले ही ब्लड वीव के असर महसूस करना शुरू कर दिया था। उसका स्टैमिना नोटिसेबली बेहतर हो गया था, पहले के मुकाबले काफी ज्यादा। ये बात समझ आने लायक थी। इंसानी शरीर एक सिस्टम होता है। जहां एक हिस्सा बेहतर होता है वहां उसका असर बाकी सब पर पड़ता है। छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स की एक चेन रिएक्शन बन जाती है। लग रहा था कि सनी ने अपने नए एट्रीब्यूट की इंपॉर्टेंस को बहुत कम आंक लिया था। फोकस इडियट, भटकना बंद कर। दांत भींचकर सनी ने खुद को काम पर वापस खींचा। उसका प्लान सिंपल था। वो कैसी की एस्पेक्ट एबिलिटी का यूज करके स्पेल की सच्चाई जानना चाहता था। स्पेल से जुड़ी जानकारी वो खुद अपने दिमाग में सीधा एक्सेस कर सकता था, लेकिन कैसी का देखना उसके एस्पेक्ट से आता था। इसका मतलब यह था कि चाहे सोल डिवावरर उसकी यादों को दबा रहा हो, कैसी फिर भी स्पेल से जुड़ी चीजें देख सकती थी, खासकर एट्रीब्यूट्स। उसके पास रेवलेशंस और फेट के साथ एक खास अफिनिटी भी थी। इसलिए काफी स्ट्रॉन्ग चांस था कि कैसी वहां सक्सीड कर जाए जहां सनी फेल हो चुका था। आखिरकार जमीन तक पहुंचकर सनी ने अंधी लड़की को जगाया और एक छोटी सी बातचीत में एट्रीब्यूट्स का जिक्र किया। फिर पूरी सावधानी के साथ उसने पूछा, तुम मेरे एट्रीब्यूट्स देख सकती हो? कैसी इस सवाल पर विजिबली कंफ्यूज हो गई। मेरे क्या? सनी का सीना भारी हो गया। एट्रीब्यूट्स, जैसे जो स्पेल देता है। कैसी ने भौएं सिकोड़ी, फिर धीरे से सिर हिला दिया। मुझे याद नहीं आ रहा, मैं क्या कर रही थी? वो बातचीत के बारे में पहले ही भूल चुकी थी। सनी सोल डिवावरर के मेस्मराइजिंग इफेक्ट से काफी हद तक बचा हुआ था, लेकिन फिर भी उसकी यादें और सोच दोनों कॉम्प्रोमाइज हो चुकी थी। और जैसे जैसे वो बात करते जा रहे थे, ये और भी बढ़ता जा रहा था। सनी के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान आ गई। अपनी आवाज को हल्का और चीयरफुल रखने की पूरी कोशिश करते हुए उसने कहा, बस अभी मेरी मदद करने के लिए सॉरी तुम्हें इतनी सुबह जगा दिया। वापस सो जाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। कैसी कुछ पल हिचकिचाई, फिर डिस्ट्रैक्ट हो गई और सब भूलकर वापस लेट गई, शांत और खुश, इस सच से बिल्कुल अनजान कि उसके दिन गिने जा चुके थे। सनी कुछ देर तक उसे देखता रहा। उसके चेहरे पर एक ग्रिम एक्सप्रेशन था। फिर आखिरकार वो मुड़कर चल पड़ा, मनी मन सोचते हुए, ओवर माई डेड बॉडी। चैप्टर 87। सनी कैंप से दूर जा चुका था जब उसके दिमाग में एक ही बात बार बार गूंज रही थी। कैसी को यहां से ले जाना है, चाहे जैसी भी हो। वो हर कदम के साथ अपनी सोच को मजबूत पकड़कर रखने की कोशिश कर रहा था, जैसे कोई फिसलता हुआ सपना हो जिसे जागते हुए पकड़ के रखना पड़ता है।
थोड़ी सी भी ढील और सब कुछ फिर से हाथ से निकल जाता। इसलिए जब भी उसका फोकस कम होता, सनी अपनी जीभ काट लेता या दांत भींचकर दर्द को अपनी यादों से जोड़ लेता। बस थोड़ा और, उसने खुद से कहा, बस थोड़ा और संभल के। वो आइलैंड के किनारे की तरफ बढ़ रहा था, जहां नेफिस बोट के पास उसका इंतजार कर रही थी। अंधेरा गहरा होता जा रहा था और काला समुद्र नीचे धीरे धीरे गरज रहा था। सोल ट्री पीछे रह गया था, या शायद वो कभी पीछे गया ही नहीं था। सनी ने महसूस किया कि जैसे उसकी पीठ पर कोई नजर गड़ी हुई हो, जैसे कोई जीती जागती चीज शांत और भूखी उसे जाने से रोकना चाह रही हो। ध्यान मत दे, उसने अपने आप से कहा, सिर्फ चल। उसका सर दर्द कर रहा था। यादें फिर से फिसलने लगी थीं। बोट, नेफिस, कैसी, उन 3 चीजों को पकड़ के रखना किसी जंग से कम नहीं था। वो दौड़ने लगा। जब वो आइलैंड के एज के पास पहुंचा तो उसने नेफिस को देखा। वो बोट के पास खड़ी थी। उसका सिलुएट अंधेरे में सख्त और सीधा था। काला पानी बस कुछ ही कदम दूर था। नेफिस ने मुड़कर उसे देखा। उसकी आंखों में सवाल था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। सनी ने सांस संभालते हुए कहा, कैसी, अभी नहीं, मुझे कुछ और करना होगा। नेफिस ने भौं से कोड़ी, क्या? सनी ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसका गला सूख रहा था, जैसे शब्द बाहर आने से इनकार कर रहे हो। उसे जबरदस्ती उठाना अभी नहीं। पेड़ बहुत स्ट्रांग है। मैं पहले कुछ चेक करना चाहता हूं। नेफिस ने कुछ पल तक उसे घूर कर देखा, फिर धीरे से पूछा, तुम श्योर हो? सनी ने सिर हिला दिया। हाँ, मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए, सिर्फ थोड़ा। नेफिस ने कुछ नहीं कहा, बस बोट के पास खड़ी रही, जैसे वो इस फैसले का बोझ अपने ऊपर लेने को तैयार हो। जल्दी करो, वक्त कम है। सनी ने फिर से मुड़कर आइलैंड की तरफ देखा, सोल ट्री की तरफ। उसकी शाखों के बीच अंधेरा और भी घना लग रहा था। उसकी स्कारलेट लीव्स हवा में धीरे धीरे हिल रही थीं, जैसे किसी चीज का इंतजार कर रही हो। सनी ने गहरी सांस ली। बस एक काम, उसने खुद से कहा, सिर्फ एक काम और फिर वो पेड़ की तरफ चल पड़ा। चैप्टर 88। सनी ने अपने कदमों को तेज किया, लेकिन जैसे जैसे वो सोल ट्री के करीब आता गया, हवा और भी भारी होती चली गई। स्कारलेट पत्तों की सरसराहट अब सिर्फ आवाज नहीं थी, वो एक बुलावा थी, मीठी, आरामदेह, भूल जाने को मजबूर कर देने वाली। बस एक काम, सनी ने फिर से अपने आप को याद दिलाया, सिर्फ एक। उसका सर घूम रहा था। हर कदम के साथ उसकी यादें फिर से फिसल रही थीं। उसने अपने हाथ की उंगलियों को जोर से काटा, खून का स्वाद महसूस किया, और दर्द के साथ ही क्लैरिटी का एक छोटा सा झटका मिला। पेड़ अब बिल्कुल सामने था। उसका ट्रंक अंधेरे में विशाल लग रहा था, जैसे कोई जिंदा चीज जो बस खड़ी नहीं बल्कि देख रही हो। सनी ने ऊपर देखा। उसकी नई नजर वीवर्स आए उसे वो दिखाने लगी जो पहले कभी नहीं दिखा था। सोल ट्री के अंदर लाखों सुनहरे थ्रेड्स फैली हुई थीं। वो एक दूसरे में गुंधी हुई थीं, एक बेहद कॉम्प्लेक्स और घिनौना जाल बनाते हुए। हर एक धागा किसी और चीज से जुड़ा हुआ था, यादें, इच्छा, खुशी, भूख, और उन सब के बीच कुछ था, एक कोर, डार्क, भूखा, धड़कता हुआ। तुम ही हो, सनी ने धीरे से कहा, सोल डिवाउरर। उसकी आंखों के सामने थ्रेड्स हिले, जैसे पेड़ ने महसूस कर लिया कि उसे देख लिया गया है। सनी ने तुरंत अपनी नजर हटा ली। उसका सर दर्द से फटने लगा। ज्यादा मत देखो, उसने खुद को वार्न किया। सिर्फ कंफर्म करना था, और वो कंफर्म हो चुका था। सोल ट्री एक शिकार नहीं, वो शिकारी था। सनी ने पीछे हटने के लिए कदम उठाया, और तब उसे महसूस हुआ कि कुछ उसकी शैडो के साथ गलत हो रहा है। उसकी शैडो जमीन पर अजीब तरीके से हिचकिचा रही थी, जैसे वो पेड़ के पास जाने से इनकार कर रही हो। तुम भी जानती हो, सनी ने मर्मर किया। उसी पल पेड़ की शाखाओं में मूवमेंट हुई। एक और थ्रेड टूटकर नीचे गिरा। एक और याद छीन ली गई। सनी ने दांत भींच लिए। बस अब काफी हो गया। उसने पीठ घुमाई और दौड़ पड़ा, हर कदम के साथ जैसे कोई इनविजिबल हाथ उसकी पीठ से चिपककर उसे वापस खींचना चाह रहा हो। उसकी सांस तेज हो गई। उसके कान में सिर्फ अपनी धड़कन की आवाज थी। बोट, नेफिस, कैसी, वो 3 शब्द एंकर्स उसे पूरी ताकत से बांधे हुए थे। जब वो आइलैंड के एज के पास पहुंचा तो उसने दूर काले पानी को उबलते हुए देखा। बोट वहां थी, नेफिस इंतजार कर रही थी। सनी ने चिल्लाया,
अभी अभी निकलना होगा। नेफिस ने कुछ नहीं पूछा। उसकी आंखों में सब कुछ साफ था। वो जानती थी। और पीछे सोल ट्री की स्कारलेट लीव्स एक आखिरी बार सरसराईं, जैसे कोई भूखा जीव निराश होकर सांस ले रहा हो। चैप्टर 89। सूरज डूबने से पहले सनी के पास बहुत सारा काम था। प्लान के टुकड़े उसके दिमाग में घूम रहे थे, इतनी तेज कि सर दर्द करने लगा था। उसे लगातार फोकस बनाकर रखना पड़ रहा था, अपनी इच्छा शक्ति को हद तक खींचकर सिर्फ इसलिए कि वो सब कुछ भूल न जाए। जब ये काफी नहीं होता तो वो दर्द का सहारा लेता, अपनी कंसंट्रेशन को जिंदा रखने के लिए। उसके हाथ और बाहें भयानक बाइट मार्क्स से भरी हुई थीं। अगर ब्लड वीव नहीं होता तो शायद वो खून बह जाने से कब का बेहोश हो चुका होता। फिर भी उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और उसकी आंखों में बुखार जैसी चमक थी। वो बिल्कुल एक चलती फिरती लाश जैसा लग रहा होगा। खुशकिस्मती से कैसी ये सब देख नहीं सकती थी। उसे अपनी अजीब सी योजना में शामिल करना मुश्किल नहीं था। अंधी लड़की की हालत सनी या नेफिस से भी ज्यादा बुरी थी। वो जैसे बस किसी तरह टिक कर खड़ी थी। उसकी सोच धीमी और कमजोर हो चुकी थी। सनी का दिल चिंता से भीग गया। उस पर असर हम दोनों से ज्यादा क्यों पड़ रहा है? क्या इसलिए क्योंकि हम दोनों के पास ट्रू नेम्स हैं और उसके पास नहीं? आखिर नेम्स तो इंसान की पहचान के एंकर्स होते हैं। हो सकता है ट्रू नेम्स स्पेल के मामले में भी वही काम करते हो। सनी श्योर नहीं था। वो कैसी को कारापेस डीमन की लाश तक ले आया। नेफिस पहले ही उसकी पीठ से आर्मर प्लेट्स निकालने में लगी हुई थी। उसकी सिल्वर तलवार धीरे धीरे खराब होते मेटल को काट रही थी, इसलिए काम उतना मुश्किल नहीं था जितना सनी ने सोचा था। कैसी को एक ऐसी जगह पर बिठाकर जहां नेफिस उसे देख सके, सनी खुद लाश पर चढ़ गया और चेंजिंग स्टार के काम को देखने लगा। नेफिस ने भौहें से कोड़ी। क्या तुम मदद नहीं करोगे? आइडिया तो तुम्हारा ही था। सनी ने कंधे उचका दिए। शायद बाद में। वैसे भी तुम काफी एंजॉय करती हुई लग रही हो। कुछ लोग कहेंगे कि ये बोर्डम भगाने का अच्छा प्रोजेक्ट है। नेफिस ने पलकें झपकाईं, फिर कहा शायद। सनी ने नीचे देखा, वहां जहां आर्मर निकालने के बाद डीमन का फ्लैश दिखता था। एज़्योर खून जम चुका था, पत्थर जैसा सख्त हो गया था, लेकिन कुछ जगहों पर सफेद फैट बिल्कुल ठीक था। एक्चुअली, सनी ने कहा, मेरे पास एक और प्रोजेक्ट है। नेफिस ने आईब्रो उठाई। ओ रियली? सनी ने अपनी तलवार समन की और आर्मर के गैप के पास गया। हाँ, मैं एक कैंडल बनाना चाहता हूं। नेफिस ने उसे घूरा, फिर कैसी की तरफ देखा। कैस? क्या सनी पागल हो गया है? अंधी लड़की नाम सुनकर थोड़ी होश में आई। हाँ, पता नहीं, शायद वो बोर हो गया है। सनी ने दोनों को इग्नोर करते हुए काम शुरू कर दिया। डीमन के फैट को सख्त मसल से अलग करते हुए एक पल के लिए उसने सोचा कि खुद को मिडनाइट शार्ट से काट ले, लेकिन फिर ख्याल छोड़ दिया। पपेटियर श्राउड को काटना मुश्किल होता और लड़कियों के सामने आर्मर डिसमिस करना भी वो नहीं चाहता था। सही शब्दों में, वो नहीं चाहता था। काफी बड़ा फैट का टुकड़ा लेकर सनी नीचे उतरा और गिरे हुए पत्तों के ढेर पर लैंड किया। एनिमल फैट से कैंडल बनाना मुश्किल नहीं होता, सिर्फ आग, पानी और वक्त चाहिए होता है। विक सीवीड के फाइबर्स से बन सकती थी। सुंदर तो नहीं होती, लेकिन सनी को एस्थेटिक्स की परवाह नहीं थी। नेफिस और कैसी को वहीं छोड़कर सनी कैंप की तरफ दौड़ा। सूरज अब काफी ऊपर आ चुका था। उस दिन बाकी का समय सनी ने 2 कामों में बांट दिया। कैंडल बनने के प्रोसेस पर नजर रखना और पूरे आइलैंड से जितने हो सके गिरे हुए पत्ते इकट्ठा करना। बीच बीच में वो नेफिस को बोट पर काम करते हुए देखता, कभी कैसी को छोटे मोटे काम बताते हुए देखता। दूर से ही दिख रहा था कि बोट अच्छी तरह शेप ले रही है। चेंजिंग स्टार जानती थी वो क्या कर रही है। ये सब इसलिए पॉसिबल था क्योंकि सनी ने उसे ये समझा दिया था कि बोट बस फन के लिए बना रहा है। अगर लड़कियों को पता होता कि इसका असली मकसद एशन बैरो से भागना है, तो इंथ्रॉलमेंट उनकी यादों को बार बार मिटा देता और काम कभी पूरा नहीं होता। इस वक्त सिर्फ सनी को ही इस बोट के असली पर्पस का पता था, इसलिए सोल डिवॉरर के माइंड करप्शन का पूरा बोझ सिर्फ उसी पर था। उसे लग रहा था कि वो थकान से मर जाएगा। उसका सिर जैसे पिघले हुए लोहे से भरा हो। नजर धीरे धीरे धुंधली हो रही थी। फिर भी सनी ने हार नहीं मानी। चाहे कितना ही थक गया हो, चाहे कितना ही चाहता हो कि सब छोड़कर उस मीठी भूल में डूब जाए, उसने अपना ध्यान सिर्फ एक ही गोल पर रखा, सोल डिवॉरर से बच निकलना। आखिरकार शाम होने तक बोट तैयार हो चुकी थी। चलती फिरती लाश जैसा लगता हुआ सनी डीमन की लाश के पास गया, जो अब पूरी तरह काटी और खूली जा चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी पागल विविसेक्टर ने ऑटोप्सी कर दी हो और फिर सिलना भूल गया हो। नेफिस ने उसे चिंता से देखा। सनी, क्या तुम ठीक हो? सनी ने टेढ़ी सी मुस्कान दी। कंपैरेटिवली हाँ। उसने ये नहीं बताया कि किससे कंपेयर कर रहा है। फिर उसने बोट की तरफ देखा और उसकी आंखों में एक काली सी संतुष्टि चमक उठी। वो बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसी उसने इमेजिन की थी। हल पॉलिश्ड मेटल के मुड़े हुए प्लेट्स से बना था, जिनसे हर दिशा में तेज स्पाइक्स निकले थे। प्लेट्स को एक सुनहरी रस्सी मजबूती से बांधकर जोड़ा गया था। नेफिस ने गैप्स इतने पतले बना दिए थे कि पानी का एक कतरा भी अंदर न जा सके।
मास्ट डीमन की स्पाइन और रिब्स से बना था और कैसी की एन्चांटेड क्लोक सेल की तरह लटकी हुई थी। स्टीयरिंग ओर भी था, जाइंट सिकल के टिप से बना हुआ। सनी को लगा था कि बस एक बेकार सा राफ्ट होगा, लेकिन जो सामने था वो एक असली वेसल था। क्रूड हाँ, लेकिन स्ट्रॉन्ग, भयानक और अजीब तरीके से इंप्रेसिव। डीमन की हड्डियों से बनी बोट पर श्रापित समुद्र पार करना लेजेंड की शुरुआत जैसा लगता है, सनी ने सोचा। नेफिस के चेहरे पर हल्की सी सैटिस्फैक्शन दिखी। खुश? अब क्या? सनी ने सोचा। अब जैसे ही उसने आगे सोचने की कोशिश की, उसके दिमाग में एक इनविजिबल दीवार खड़ी हो गई। अब हम चाहे जितनी कोशिश करे, उसे याद नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है। भौएं सिकोड़कर सनी ने अपना हाथ उठाया और अपनी बुरी तरह जख्मी हथेली पर जोर से काट ली। खून मुंह में भर गया, लेकिन दर्द भी काफी नहीं था। सनी ने काली मुस्कान के साथ घुटनों पर बैठकर जमीन पर हाथ रखा। मिडनाइट शार्ट समन करके उसने बिना हिचकिचाए तलवार का पोमल अपनी उंगली पर दे मारा। हड्डियां चटक कर टूट गईं। तेज दर्द की लहर उसके दिमाग से टकराई और वो इनविजिबल दीवार टूट गई। अब यहां से निकलना है। चैप्टर 90। नेफिस सुनी को घूर रही थी। उसके अचानक किए गए सेल्फ म्यूटिलेशन से बिल्कुल स्टन होकर सुनी दांत भींचकर सिसक रहा था। फिर मिडनाइट शार्प डिसमिस करके धीरे धीरे सीधा खड़ा हो गया। आह क्रैप, ये सच में बहुत दर्द करता है। उसकी बेचारी उंगली लाल और सूजी हुई थी, तेज दर्द से धड़क रही थी। इसमें कोई शक नहीं था, हड्डियां टूट चुकी थीं। सुनी इतना सेल्फ पिटी से भरा हुआ था कि उसे लग रहा था वो रो ही पड़ेगा। मैं इतना अनलकी क्यों हूं? पहले नेस्ट का नाइटमेयर और अब ये। ऐसा क्यों लगता है कि सिर्फ मैं ही सफर करता हूं? उसने कन्वीनियंटली ये भूलना चूज किया कि चेंजिंग स्टार पिछले हफ्तों से खुद को लिटरली टॉर्चर कर रही थी और कैसी अपनी ब्लाइंडनेस की वजह से हमेशा नील और चोटों से भरी रहती थी। उसकी दर्द भरी आवाज सुनकर कैसी ने अपना सिर घुमाया। सुनी, क्या हुआ? सुनी ने चेहरा बिगाड़ा और मुस्कुराने की कोशिश की। कुछ सीरियस नहीं है, बस थोड़ा सा हाथ लग गया। नेफिस कुछ कहने ही वाली थी कि सुनी ने तुरंत उसे रोक दिया। एनीवे नेफ, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो इस खौफनाक मास्टरपीस को आइलैंड के एज तक घसीटने में? इस वक्त एक गलत सवाल भी चीजों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना सकता था। सुनी अपने एक्शंस का असली मकसद आखिरी पल तक छुपाए रखना चाहता था, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उसके पास हैंडल करने का थोड़ा ज्यादा कंट्रोल हो। नेफिस ने हिचकिचाहट दिखाई, फिर उसने कंधे उचका दिए। उसके चेहरे पर चिंता भरी हुई थी। क्या तुम पक्का ठीक हो सुनी? सुनी ने जबरदस्ती मुस्कुराहट बनाई। तुम मदद करोगी तो हो जाऊंगा। आखिरकार नेफिस मान गई और बोट के आगे जाकर खड़ी हो गई। सुनी कैसी की तरफ मुड़ा। हम जा रहे हैं कैस, तुम थोड़ी देर यहीं रुक जाओ, ठीक है? मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। कैसी कुछ पल तक कंफ्यूज्ड रही, जैसे उसकी बात पूरी तरह समझ ही नहीं आई हो। फिर उसने धीरे से जवाब दिया, ठीक है। सुनी ने अपना हेल्दी हाथ उठाया, उसके कंधे को पकड़ने ही वाला था, फिर रुक गया। उसकी आंखों में एक अंधेरा सा आ गया और वो चुपचाप मुड़कर चल पड़ा। बस थोड़ा और रुक जाओ कैसी, सब कुछ जल्द खत्म हो जाएगा। रात धीरे धीरे पास आ रही थी। सुनी और नेफिस ने बोट को आइलैंड के पार घसीटा, बिल्कुल बैलों की तरह जो गाड़ी खींच रहे हों। एशन रेत चलने के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं थी, लेकिन बोट के हल से निकले हुए स्पाइक्स काम को और कठिन बना रहे थे। अच्छी बात यह थी कि बोट देखने में जितनी भारी लग रही थी, असल में उतनी थी नहीं। सुनी को पहले से पता था कि डीमन के कैरापेस का एलॉय बेहद हल्का होता है, बिल्कुल मिडनाइट शार्ट की तरह, जो इसी चमकते मेटल से बना था। तलवार के डिस्क्रिप्शन के मुताबिक ये मिराक्युलस एलॉय एक गिरे हुए सितारे के टुकड़े से आया था। ये ओमेन अच्छा था या बुरा, सुनी श्योर नहीं था। कुछ ही देर में उन्होंने दूर से गरजने की आवाज सुनी, कोलोसल क्रेटर की तरफ से। डार्क सीड जाग रहा था। दांत भींचकर सुनी ने अपने सीने पर बंधी सुनहरी रस्सी को जोर से खींच ली। चलो तेज। सूरज होराइजन को छूने ही वाला था जब वो आखिरकार आइलैंड के एज तक पहुंच गए। सुनी घुटनों के बल गिर पड़ा, रस्सी छोड़कर हवा के लिए हाँफने लगा। उसका सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। थकान की एक भयानक लहर उस पर चढ़ रही थी। अभी नहीं छोड़ सकता। नेफिस चुपचाप उसे देख रही थी। पहली बार सुनी खुश था कि वो इतनी कम बोलने वाली है। खुद को संभाल कर सुनी खड़ा हुआ और अंधेरे आसमान की तरफ देखा। वक्त लगभग खत्म हो चुका था। नेफिस की तरफ मुड़कर उसने सूखे गले से कहा, कैसी आने के बाद मैं सब एक्सप्लेन करूंगा, तब तक यही रुकना प्लीज। नेफिस ने उसे कुछ पल देखा, फिर कुछ कहे बिना कंधे उचका दिए। सुनी ने मन ही मन इसे हाँ मान लिया। गाली देते हुए वो मुड़कर कैंप की तरफ दौड़ा। अभी उसके पास एक आखिरी काम बाकी था। कुछ देर बाद वो वापस उस जगह पहुंचा जहां कैसी को छोड़ा था। अंधी लड़की अभी भी वहीं बैठी थी, कैरापेस डीमन की लाश से थोड़ी दूर, जमीन की तरफ देखते हुए।
उसके कदमों की आवाज सुनकर उसने हल्की सी मुस्कान दी। सुनी थकान से टूटा हुआ था। उसने कैजुअल रहने की कोशिश की। हाँ, मैं ही हूं। कैसी कुछ पल डिस्ट्रैक्ट हुई, फिर पूछा, क्या तुम्हारे पास फल है? मुझे भूख लग रही है। सुनी का दिल एक पल के लिए रुक गया, फिर उसने सिर हिला दिया। नहीं, सुनो, मुझे भूख लग रही है, क्या तुम्हारे पास फल है? सुनी रुक गया। उसकी आवाज बिल्कुल टूटी हुई लग रही थी, जैसे एक ब्रोकन डॉल जो एक ही बात बार बार दोहरा रहा हो। कैसी की हालत सच में बुरी थी। सुनी ने होंठ भिगोए। मेरे साथ चलो, तुम्हारी भूख खत्म हो जाएगी। ये उसकी फ्लॉ के दायरे में बनाई हुई सबसे अच्छी बात थी, लेकिन इस बार ये काम नहीं आई। कैसी मुस्कुराई। सच में तुम मुझे फलों के पास ले जाओगे? थकान और एंथ्रॉलमेंट के मिले जुले असर से सुनी एक पल के लिए अपनी फ्लॉ पर कंट्रोल खो बैठा। नहीं, उसके मुंह से निकल गया। कैसी ने होंठ फुला लिए। ये अच्छा नहीं था। सुनी, तुमने झूठ क्यों बोला? सुनी अभी भी अपनी गलती से उबर ही रहा था कि उसने बात और बिगाड़ दी। क्योंकि मैं तुम्हें इस कर्स्ड आइलैंड से ले जाना चाहता हूं। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, सुनी जम गया। नुकसान हो चुका था। कैसी का चेहरा सख्त हो गया। मुझे ले जाना? पर मैं यहां से जाना नहीं चाहती। सोल ट्री को छोड़कर क्यों जाऊं? सुनी ने मन ही मन गाली दी और चिल्लाया, क्योंकि वो चीज बुरी है, वो एक नाइटमेयर है। चलो। उसने कैसी का हाथ पकड़कर खींचना चाहा, लेकिन उसने हैरानी कर देने वाली ताकत से विरोध किया। मुझे छोड़ दो, तुम पागल हो गए हो। मदद, नेफ। सुनी ने हिचकिचाहट छोड़ दी। उसने कैसी को उठाकर कंधे पर डाल लिया और आइलैंड के एज की तरफ भागने लगा। कैसी जोर जोर से उसकी पीठ पर मुक्के मार रही थी। उसकी ताकत आम इंसान से काफी ज्यादा थी। वो जानलेवा नहीं थी, लेकिन दर्दनाक जरूर थी। सॉरी, मुझे माफ कर दो कैसी। उसके चेहरे पर ठंडा पसीना था। जैसे जैसे आसमान की आखिरी रोशनी भी गायब हो रही थी, सुनी बोट के पास पहुंचा। बोट बिल्कुल पानी के किनारे खड़ी थी। नेफिस सामने खड़ी थी। नेफ, मदद करो, सुनी पागल हो गया है। नेफिस धीरे से खड़ी हुई। उसकी आंखों में ठंडक थी। रुको। सिल्वर तलवार हवा में प्रकट हुई, जमीन की तरफ निशाना लिए। एक्सप्लेन करो। उस आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ खतरा। सुनी को उस पल फिर से याद आ गया। नेफिस भी एक मॉन्स्टर थी। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।